गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब। आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब, जहां होते हैं सबके कुत्ते फेल। आइए शुरू करते हैं हिंदी का खेल। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जिस तरह से मेरी पिछली क्लासेस हुई थी, आज मैं छोटी सी उसके बचने के बाद में वर्णमाला चल रही थी। वर्णमाला के क्वेश्चंस आज मैं सॉर्ट आउट कराऊंगा। आपको सारे के सारे आप ही लोगों से क्वेश्चन आंसर कराने हैं। यानी कि वो किस तरह से होंगे, ये मेरे अगली लाइव क्लास जब होगी उसमें मैं क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगा। आज मैं जो छोटा मोटा टॉपिक बचा है उसे शॉर्ट खत्म करते हुए आपको कुछ चीजें जो अपनी तरफ से बेहतर हैं वो मैं दे दूंगा। वो उसके बाद में कोई काम नहीं बचेगा इससे वर्णमाला से, और सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग बाखूबी लगाएंगे। क्लियर है? तो शुरू करते हैं वक्त बिना जाया किए। कुछ चीजें रह गई थी कल, जैसे हमारी वर्णमाला के कुछ क्वेश्चन थे। जैसे मैं बात करूं, जैसे एक पूछा जाता है अमानक वर्ण है, अमानक वर्ण, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी है, लुंठित वर्ण है, स्पर्श संघर्षी है। ये 4-5 क्वेश्चन ये बड़े देखे गए। ठीक है, लुंठित है, पार्श्व व्यंजन है, पार्श्विक या पार्श्व, ठीक है। लुंठित, पार्श्विक, अमानक, स्पर्श संघर्षी, और यहां से जो ये 3-4 क्वेश्चन उठे हैं, ठीक है, इन इन क्वेश्चनों को पहले इन लाइनों को ही क्लियर कर लेते हैं। अमानक वर्ण क्या है? अमानक वर्ण वो है जो पहले चलते थे वो अब नहीं चलते हैं हिंदी में। यानी कि जैसा वर्णमाला लिखी जाती है, अब जैसी मेरी वर्णमाला मैंने बामन के बामन वर्णों की देखी, उसके तहत जो वर्ण थे वो सारे के सारे मानक थे, और उसके अलावा कुछ भी कुराफाती चीज दिख जाए आपको, कुराफाती का मतलब ये नहीं है कि वो संयुक्त वर्ण को भी आप कुराफाती समझ ले, लेकिन संयुक्त वर्ण हो जाता है। लेकिन संयुक्त के अलावा भी कुछ वर्णों की आकृति पहले जैसा बनती थी, बहुत दिन पहले की बात करें, अगर हमें पुरानी किताब कहीं देखने को मिल जाए तो उसके अंदर वो देखने को मिल जाएगा। या मैं आपको अगर छोटी सी जानकारी हो, 10-15 साल से पहले से मैंने देखा है, वो शायद वर्ड अब लिखा नहीं आता, एक ये चीज आती थी, ये भय और भय को ऐसे कर दिया जाता था। तो ये ना तो कै कबूतर सा लग रहा कि आप सोच लो कि कै और भय का मिक्सचर है, ये वर्ण नहीं। इसकी मैं बात बता दूं, ये क्या था, ये था ये, आप यहां पर देखते होंगे झूला, झूला ऐसा लिखा रहता था पहले, और झूला अब जो लिखा जाता है वही हमारे हिंदी में तो अब ऐसे है झ झंडा, ये है झ झरना, और ये झ झरना पहले ऐसा होता था। तो कम से कम एक वर्ण हमें जो पुराने किताबों का लिखा हुआ वो मिल गया है, वो ये है। एक वर्ण ये था, आप ये देखते हो इस तरह से। तो ये संस्कृत के अंदर लकार के लिए यूज होता था, है ना, और वॉइस को बढ़ाने घटाने के लिए। तो ये चीज जो है ये क्या है, इस तरह की, जो अब मान्य नहीं है। समझ गए? जो पहले थे, हिंदी ने एक अपनी मानक वर्णमाला तैयार कर दी, उसके अनुसार बामन वर्ण कर दिए। उनके अलावा जो भी मिल जाए, संयुक्त वर्णों का नहीं कहेंगे कि भाई ये संयुक्त वर्ण नहीं है, ये नहीं है, वो चीज मिल जाए तो समझ लीजिए वो अमानक वर्ण है, जो हमारी हिंदी की इस वर्णमाला के अलावा कुछ दिखाई दे रहा। ये संयुक्त भी नहीं है, ये झरने के लिए यूज होता था। ठीक है, झूला, झूला ऐसा करके लिखा था। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, अब अगर ये वर्ड दिख जाए, ऐसा वर्ड वर्ण दिख जाए, तो ये समझ लीजिए क्या हो गया भाई, अमानक वर्ण। क्लियर? कोई दिक्कत? आगत वगैरह तो वो मैं पहले क्लियर कर ही चुका था। वर्णमाला से कहीं से भी मेरे लाल क्वेश्चन उठ जाए तो ये समझ लेना वो हमारा आंसर बिल्कुल राइट लगना है, क्योंकि मेहनत 3-4 दिन 5 दिन हो चुकी है। ठीक है नहीं? और ये जहां से जहां तक टूटनी थी तोड़ दी है,
वर्ण विक्षेपण, शब्द लिखना, तरीका लिखना, वो सब आ गया है। अब मैं बिल्कुल बहुत आसानी से एकदम एकदम ट्रिक देता चलूंगा और शांति से अपना क्लियर होता चला जाएगा हर कुछ। लुंठित वर्ण है, देखो तो अमानक वर्ण का क्लियर हो गया आप लोगों को। अमानक वर्ण का मतलब ये इस प्रकार का वर्ण जो हमारी अब वर्णमाला में दिखाई नहीं देता, यानी कि ये ऐसा देखा होगा किसी ने लिखा होगा झूला, अगर आपका आ जाए तो सोचेगा बह बह पे कह लगा होया, तो ये नहीं, मतलब ये झरने के जह झरने के लिए यूज होता है। अब ये इसका रूप ये है, ये नहीं है। क्लियर हो गया। लुंठित वर्ण, तो लुंठित क्या होता है, यानी कि रे, लुंठित का मतलब होता है कि हमारी जीभ का जो हिस्सा है वो इसमें गुदगुदाहट सी करके आए कहीं से, तो ऐसा वर्ण जो है लपेटे से मारे, ऐसे करके हलचल, ये लुतरिया जो है ये चले लपेटे मारती हुई, तो लुंठित मतलब लुढ़क पुड़क का जो चल रही है, उठा पटक हो रही है, रे देख रहे हैं ना, तो खारिश सी आ रही, तो वो वर्ण जो है रे वर्ण जो है अकेला, वो आपका क्या है भाई, लुंठित है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। उसके बाद आ जाता है हमारा एक वर्ण आता है ले, और ले को जो बोला जाता है ये पार्श्विक व्यंजन होता है। ले बोल कर देखो, ले ले जब बोलता है तो एक आवाज इधर से, वायु इधर से, बाईपास, पार्श को मतलब पास हो जाना, मतलब पार्श्विक, जो पीछे की उस तरह से निकल जाए, बिना अंगों को टच करे हुए साइडों से निकलकर और बाहर निकल जाए, तो वो क्या हो गया भाई, ले, जैसे बोल रहे हैं ना, तो ले से यहां से आवाज आई, साइडों से जीभ के इधर से निकल गई, वो ले। क्लियर हो गया। इसके बाद स्पर्श संघर्षी लाइन होती है, ये च वाली, च छेज है, तो ये स्पर्श भी है, जीभ किसी ना किसी अंग को, वो सॉरी वायु, स्पर्श का मतलब पहले समझ लेंगे। स्पर्श का मतलब होता है कुछ स्पर्शी है कुछ अस्पर्शी है, तो अस्पर्शी का मतलब तो संघर्षी से उल्टा है। स्पर्शी का मतलब है कि यहां से जो ध्वनि निकल रही है वो किसी ना किसी अंग को स्पर्श करके आ रही हो, तो वो समझ लीजिए कैसे है, स्पर्शी, और नहीं कर रही हो, ऐसे ही निकल गई हो, तो वो क्या है, अस्पर्शी। बात समझ में आएगी। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, स्पर्श और संघर्षी का, जिसमें है जैसी आवाज आ रही हो, तो स्पर्शी कैसे थे, अब वो नीचे के तो संघर्षी हैं, संघर्षी पूछा नहीं, लेकिन पूछ लिया क्या, देखो यहां देखने की जरूरत है, यहां पर इसने पूछ लिया कि स्पर्श संघर्षी दोनों को मिलाकर एक वर्ण बनाया है इसने, तो स्पर्श संघर्षी में से मतलब छ छ जय में से ये दे दे, तो ये समझ लीजिए स्पर्श संघर्षी है। स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो 25 जो शुरू के रखे हैं ना, फिर अंत्यस्थ आ जाते हैं, उसके बाद में उनका स्थान अंदर का है, फिर संघर्षी आ जाते हैं, संयुक्त आ जाते हैं, तो वो वर्णों की बात कर रहा है, तो स्पर्श संघर्षी में से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, च छ जय ये वाले जो है, तो ये है कि तरह से बोल रहे हैं, भारी होते हैं च, इसमें सी एच शुरू से ही लगना शुरू हो जाता है, देख रहे होगे आप, ठीक है नहीं, जय, तो मतलब भारी वर्ण होते हैं, संघर्ष भी करना पड़ा है, और जीभ भी किसी ना किसी अंग को तो छू कर जा रही है, किसे छू रही थी, तालु को। च वर्ग में कहां से थे भाई, ये वर्ग क्या था, कंठीय, क वर्ग हो गया, इससे ऊपर को तालु का च वर्ग हो गया, फिर क्या है, मूर्धन्य, फिर क्या है, दंतीय, ओष्ठीय, नासिक्य, तो यही थे ना, 25-30 वर्णों को हमने ऐसे ही बांटा था, उसी क्रम में वही ट्रिक लगा कर रखनी है, काम बिल्कुल फिट हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत आई हो, नहीं आएगी, और ये वादा है आपको हर चीज क्लियर मिलेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो ये भी अब आपका ये बिल्कुल यहां से क्वेश्चन कुछ से भी पूछ लिया जाए, ये भी क्लियर है। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत। अब नई चीज यहां पर सिखाता हूं देखो आपके किस किस वर्ण से आप शुरू नहीं होंगे, ठीक है, अणे खाली णे, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, णे है, कोई दिक्कत है। यहां पर जितने भी इस प्रकार के वर्ण आ जाएं, समझ लीजिए, तो इनसे कोई भी वर्ण जो है शुरू नहीं होता, शब्द में शुरू में ये दिखाई नहीं देंगे, किसी भी शब्द में शुरू में
नहीं दिखाई देंगे। अगर इनसे कोई भी शब्द हमने बना दिया, सपोज करो है, अगर इनसे किसी ने कोई भी शब्द बना लिया तो ये समझ लीजिए, ये शुरुआत में अगर किसी ने लिख दिए किसी भी शब्द के, सपोज करो मैं कहूं, आपने कह दी गुरुजी ये तो लिखा होता है, कितनी सी गलती हो जाती है। हिंदी में बहुत बारीकियों से गलती होती है, मैथ में तो तुम्हारे गुणा भाग में गलती हो, सब पता चल जाएगा, दशमलव से पता चल जाएगा, यहां भी दशमलव से ही पता चलता है। एक शब्द लिख दिया मैंने, ये एक शब्द लिख दिया, ये डलिया, रलिया नहीं होता, तो ये वर्ड जहर, कतई, खत्म, कुत्ते फेल, इसे कहते हैं कुत्ते फेल होना। बात समझ में आ गई? लगा मत दियो, पूरा फात मत कर दियो, वरना तो अगले ही पल में हाँ बेहोश, मामला सेट। सेम इसे ऐसे करके ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया अनार, अगला ही वर्ण वो किसी के साथ में लगा के वो दे देगा यहां को, बहुत बारीकी से भी काट सकता। क्वेश्चन तो कुछ भी उठ सकते हैं, पूरा फाती दिमाग है, किसी का भी कोई भी उठा सकता है, हम भी उठा सकते हैं। देख रहे हैं मेरे बाबू, ये क्या है, ये है अनार, ये तो कुछ बनेगा ही नहीं, जहर, खत्म, कुत्ते फेल, अनार, राइट राइट। णमोकार संस्कृत में चलता है, इससे वर्ण बन सकता है, लेकिन हिंदी में ये आएगा नहीं। ये ढ ढ ढ ढ का मतलब ढ ढ, समझ रहे हैं ना, आवाजें समझेंगे। ये क्लियर है? ये चीज जो पांचों वर्णों से है, इनसे कोई भी शब्द शुरुआत नहीं होती, ये भी क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब हमारे पे एक बात और बच जाती है, छोटी सी वो बात बचती है, रे का प्रयोग नहीं हुआ है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कई बार, वो मैंने प्रयोग आपको सिखाया है, वो तो एक क्लास में दे दिया है, लेकिन मैं टे के साथ में रे का प्रयोग दिखाता हूं। टे पर रे ऐसे लगता है, टे पर रे अगर मैंने ऐसे लगा दिया तो ये दे ऐसा लग जाएगा। अगर टे, इसमें बताइए ये क्या है, गलत, जहर, और ये क्या है, ठीक है। टे पर है इसलिए हंसपात जैसा लगता है, पैर जैसा जो लगता है वो गलती जैसी हो गई है, इसलिए लगता है क्योंकि इसकी आकृति नीचे से कैसी, और जिनकी भी आकृति नीचे से गोलाकार होगी उस पर रे अगर लगाना है, पहला वाला वर्ड अधूरा है। अगर टे ठे, बात समझ लेना, बहुत अंदर की बात मैं बता रहा हूं। डे इसी प्रकार का अगर गोल आकृति का कोई भी है, जैसे टे थे, तो ये जितनी आकृति नीचे से क्या है, ये गोल जैसी है, तो मेरे बाबुओं इन पे जो रे लगेगा, अगर रे संयुक्त करना है, संयुक्त करते टाइम जब संयुक्त होता है ना, व्यंजन को व्यंजन से कैसे करेंगे, संयुक्त करेंगे ना, जब संयुक्त करेंगे तो मान लीजिए टे में अगर मैंने रे ये लगाकर छोड़ दिया, या ठे में रे मैंने ये लगाकर छोड़ दिया, या डे में ये लगा दिया, उल्टा हलचिन जैसा, आगे को तो तुम लगा नहीं सकते। अगर सपोज करो मैंने यही चीज डे में जो है ये आगे लगा दी तो हलचिन कह लेगा कोई, और इसे ऐसा छोड़ दिया तो दे जैसा है, क्लियर है? तो हमें आकृति गोला आकार के लिए, इन गोलाओं को पूरा करने के लिए रे का प्रयोग हमें इस तरह से करना पड़ेगा। और वो रे कौन सा वाला है, एक तो रे लगता है ये वाला ऊपर का, एक रे लगता है मेरे भाई लोगों ये नीचे को, तो ये वाला है। और नीचे लगने वाला रे कौन सा होता है, ये पूरा होता है या अधूरा होता है, पूरा होता है। यानी कि बाद में आने वाला जो भी वर्ण होगा उस लाइन से पहले और ऊपर आने वाला वर्ण किसी भी शब्द से, वो क्या कहलाएगा, आधा, यानी कि स्वर रहित। और बाद में और नीचे आने वाला हमेशा क्या होगा भाई, स्वर सहित होगा, अर्थात नीचे जो भी लगेगा रे वो कैसा होगा, स्वर सहित। ये नीचे ही लगा है, या ये भी जो लग रहा है नीचे, ये स्वर सहित वाला होगा, और ये रे जो लगेगा पूरा पूरा मेरे भाई लोगों ये वाला ही लगेगा, ऐसे करके। क्लियर होगा क्यों बना था, कैसे बना था, ये भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पूछ लेता है वो,
कि रे का प्रयोग हुआ है। रे का प्रयोग नहीं है, ये मान लीजिए। हम दो तीन चीजों को क्लियर कर लेते हैं। ये अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को मुझे बदलना पड़ेगा। रे का प्रयोग नहीं है। क्वेश्चन अब देखते हैं। एक ऑप्शन बी या सी डी ऑप्शन ले लेते हैं। डी ऑप्शन ले लेते हैं। ये ए बी सी, तो आंसर लगेगा, है ना, क्या लगेगा, ए व बी। ठीक है, तो अब आंसर देखेंगे डी ऑप्शन। मैंने ये लिख दिया, रे का प्रयोग नहीं है। तो किस में नहीं है रे का प्रयोग? अब वो तो इसने तो लिख दिया डी के हिसाब से, ऋषि पृथ्वी, इसमें क्या नहीं है, रे नहीं है। तो बात क्या हो गई, ए भी सही है और बी भी ठीक। क्लियर है ना ये दोनों चीज। अब ये क्या है, सी प्राय। प्राय में क्या लगा है, रे लगा। या प्राय की जगह हम कुछ और वर्ड दे देते। सपोज करो मैं ये दे देता। क्लियर है, राष्ट्र, तो ये क्या है, रे है। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या लगेगा, डी, ए व बी। समझिए, मेरी ये 3-4 लाइनें आप बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए। ये बहुत बहुत बार बार तुम्हें याद आएंगी और यही हकीकत है कि ये चीजें मुझे चाहिएंगी। देखो, एक मेरी 2-3 लाइनें वो कचट तब का यश सक्रिय है, वो चीज याद रखनी है। पहली 5 5 5, बाकी 3 4 4 और 2 द्विगुण वाले। क्लियर है, वर्णमाला पूरी आधारित है, क्रम से ऐसे ही है। शब्दकोश में बाद के जो 3 वर्ण लिखे थे, जो लिखे थे मैंने 2, उठा के वो शुरू में लाने, उन दोनों वर्णों के बीच में एक चंद्र बिंदी वाला बाढ़ देना। क्रम से ऐसे ही हो जाएगा। अह के बीच में क्या डालना, चंद्र बिंदी, है ना, थोड़ी सी एक और एक बस, ठीक है ना, फिर वो चलेगा, वो हो गया। और क के बाद में कश का प्रयोग, और फिर जय के बाद में जिया का प्रयोग, और तय के बाद त्रय का प्रयोग, है ना। पहले पूरा वाला आएगा, फिर उसका आधा वाला वर्ण जो शुरू हो रहा होगा। क्लियर है, तो पूरे का मतलब क्या होता है, देख लो। पूरे का मतलब जैसे मैंने कही, तय के बाद क्या आएगा भाई, त्रय आएगा। तो तय में क्या होता है, टी ए। क्लियर, ए है ना इसमें, यानी कि टी से जो आपका तय प्लस ए है ना, ये तो ये ए और ये टी, तो टी ए, ये बन गया तय। तो तय और त्रय ये क्या होता है, टी र है ना, तय पहला वाला आधा होगा, तो आधे का मतलब स्वर नहीं होगा, तो ए नहीं लगाएंगे, और र मतलब आर ए। क्लियर है, तो पहले टी ए आएगा, टी आर ए आएगा। टी टी है, सेम सेम है, कट गया। क्लियर, फिर ए आएगा, पहले आर आएगा, तो ये यही हो गया ना सिद्ध। तो पहले तय आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, त्रय आएगा। क्लियर है, डिक्शनरी में ये भी फिर मैं खेल खेल लूंगा, क्योंकि खुद ही बनाने लगोगे आप। वर्ण विक्षेपण अपने आप करने लगोगे। वर्ण विक्षेपण का मतलब वर्ण को तोड़ना, बिल्कुल बारीकी से बारीक, जितना पतले से पतला हो सकता हो, उससे ज्यादा उसके टुकड़े ना हो सकते हो। क्लियर है, संधि में शब्द अर्थपूर्ण रखने पड़ते हैं हमें, लेकिन टूटते वर्ण नहीं है। इस वर्णों का ही खेल है, वहां तोड़ने वर्ण नहीं है। वर्णों की संधि होती है, दो वर्णों के मेल से आए हुए विकार को या बदलाव को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यही चीज हो जाएगी वहां भी। ठीक है, अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा यहां पर चाह रहा हूं आपसे, ये लाइन मेरी ध्यान रखना जो मैं लिखने जा रहा हूं। इस चीज को हम अर्धस्वर, क्लियर है, अर्धस्वर। और इस हिसाब से जो अर्धस्वर होंगे, जो लाइन ये रह ले वह की है, उसको ही गेम, वही गेम है सारा का सारा, वही संधि है, स्वर संधि सारी वही है, और कुछ नहीं है, वहीं टिकी हुई है। 5 लाइनें बनेंगी। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहले क्या, दीर्घ संधि, फिर गुण, फिर क्या है, वृद्धि, फिर यण, और फिर अयादि। ये क्रम से याद रखनी है, ये भी क्रम ही याद रखना। अगर ये क्रम याद रहेगा हम तुम लोगों के, तो ईमानदारी से एक भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है,
अर्धस्वर। देखो ये, रे, ले, वे, ये हो रहे थे। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अब लेकिन हम जो पढ़ाएंगे आपको ये चीज पढ़ाएंगे, पहले मैं बात कर लेता हूं इसकी। ये, वे, ठीक है, आधा ये आधा वे, और रे, ले। तो ये चीज ले को तो अभी ले का जिक्र बाद में करूंगा मैं, रे सा होता है वो संस्कृत की बात है। हिंदी में हम इन्हीं चीज को 3 लाइनों को क्लियर करेंगे। जो मैं लिखना चाह रहा हूं वो 3 चीजें क्लियर करनी, ये 3 लाइनें मेरी ध्यान रखना। ये सबसे छोटी ध्वनि हो जाती है इस प्रकार की, क्योंकि इसमें से स्वर निकल गया है, लेकिन निकलने के बाद भी ये ए जैसी आवाज दे रही है। ध्यान से सुने तो किसकी जैसी दे रही है? ये ई है ना। तो यहां पर इससे जो बड़ी ध्वनि होगी, इसी प्रकार की जो ध्वनि होगी मेरे बाल को, ये ई होगी। और ई से बड़ी क्या होगी? बड़ी ई होगी। बड़ी ई से बड़ी होगी ए, और मेरे लाल, और इससे बड़ी होगी। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत? अब यहां से इसके बाद में देखते हैं, और एक आवाज ये सबसे बड़ी ध्वनि जो हो जाएगी आए, ये भी ध्यान रखना। ये बहुत जरूरी है चीजें जो मैं लिख रहा हूं, कहीं ना कहीं ये तुम्हारी फिगर आउट हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें चल रही हैं। फिर इससे बड़ी ध्वनि इसी प्रकार की होती है, ये ऊ प्रकार की। ऊ से बड़ी बड़ा ऊ, बड़े ऊ से बड़ा ओ, और ओ से बड़ा जो होता है औ होता है। और मेरे लाल ये लिख लेना एक आओ, आए आओ, वो फिर आगे को आती चली जाएगी, उसे भी मैं बताऊंगा। आए आएगा, आओ आएगा। यहां से फिर बड़ी देखेंगे ये ध्वनि, यानी कि स्वर से फिर व्यंजन की तरफ को चल रहे हैं। ये इसमें ए जुड़ गया, ए की आने की कोशिश करी, फिर यह हो गया। ये एक चक्र है ऐसे ही, ये एक सिस्टम है। यहां गया, फिर यहां से शुरू, यहां से शुरू, ये शुरू। इसके बाद क्या है? रे। ये देखो री, री से बड़ी होती है, ये संस्कृत की बात है। री यहां डबल हो जाती है। ये फिर अर, ध्यान रखना, ये अर, और ये मेरे लाल आर। सबसे जरूरी चीज है ये ध्यान रखना है ये। और ये इतनी सी जो है ना, आए आओ औ आए, ये अयादि संधि के लिए चलेगा। लेकिन ये जो ध्वनि है, इतनी चीज कम से कम इतनी चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसे कहीं भी उतार लो, कुछ भी जहां भी तुम्हें मिल जाए शब्द कुछ, उसी तरह से उतार लो। यह सबसे छोटी ध्वनि, इस प्रकार की सबसे छोटी ध्वनि, ध्वनि का मतलब स्वर। अर्धस्वर कर रहे हैं तो छोटा स्वर हो गया भले से, यह को क्या कहते हैं? अर्धस्वर। और इसी तरह से जब हमने इसको अर्धस्वर यह कर दिया, तो यह ई, ई ए आई। क्लियर है ये? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस पर जाओ, वे पे। वे ग्रुप का जो आएगा, ये आएगा वैसे बड़ी ध्वनि, यानी कि स्वर बनना शुरू होगा ना। क्या होगा? स्वर बनना शुरू होगा। अर्धस्वर कह रहे हैं तो स्वर पूरा भी बनेगा ना। तो यह ई, यानी कि वे, ऊ ओ औ। क्लियर है? ये आओ आए, ये याद रखना, आए आओ, ये भी ध्यान रखना। ये यही है, ये अयादि है। और ये संधि लिख रही है, ये कौन सी हो गई? दीर्घ गुण वृद्धि अयादि। क्लियर है? यण मतलब ये यण संधि हो गई आपकी यहां तक, और इससे आगे को क्या आएगी? अयादि। कोई दिक्कत है? यण संधि यहां आ जाती है, यही घूम कर ये आ जाती है, आधा यह वह रह। तो यानी कि पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, और जब यही चीज आएगी ना यही यण संधि ये होती है, चौथा क्रम। और पांचवा क्रम जब आए आओ आना फिर शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है मेरे बाबू, ये चीजें हैं क्लियर। यहां सही ऐसे घूमनी शुरू हो जाती। सबसे बड़ी, इसे रट सकते हो या लिख सकते हो।
अर्ध स्वर से किसकी तरफ को गई है, स्वर की, और स्वर जितना बड़ा होता चला गया इधर को स्वर बड़ा होता चला गया नहीं भाई, इसी प्रकार का। तो ये सिद्ध हो चुका है इस चीज को, बिल्कुल यही ध्वनि होती है, यही खेल है, यही जादूगरी है। अगर ये किसी ने पकड़ ली जड़, तो गारंटी लिखता हूं अगर संधि में एक भी नंबर का या किसी भी शब्द का गलती कर दी तो मैं बता दूंगा, एक भी नंबर का मतलब कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपका, एक भी परसेंट। तो देखते हैं, ये अर्ध स्वर का प्रकार है, य व र ल, और ल का मतलब मैं आपको बता दूं लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। ल का मतलब ये था, ये लिरय, लिरय होता है यहाँ ऋषि का, लिरय होता था, ठीक है ना। तो ये ध्वनि ल की लिरय जैसी निकलती थी, लुंठित वाली। क्लियर है, ये आपका पार्श्विक है, सॉरी, लुंठित आपका रह। इस चीज को नोट डाउन कर लेना, मैं इसका जो है आपको पीडीएफ तैयार कर देता हूं, जो पहली शुरू की आखिर तक की ये शायरी है। तो इसका मैंने जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इसका पीडीएफ आपका तैयार है, और उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक हमने बिल्कुल पूरी कोशिश की आपको हर चीज समझाने के लिए। मैंने पिछली बार शब्दकोश भी क्लियर कर दिया कि अंग अह, अंग अह को पहले ले आएंगे उठाएगा, बाकी सब वही, फिर क और स और जो संयुक्त अक्षर थे उनका स्थान उसके अंदर ले गए, उसी हिसाब से बन गए, डिक्शनरी पूरी हो जाती है। डिक्शनरी से जो भी क्वेश्चन होंगे अब सिर्फ हमारे पास में बच जाता है क्वेश्चन आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो आज हम इस बात को यहाँ पर फिनिश करते हैं। अगर इनके अलावा कोई भी हमारे पास कुछ बचता है, किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरीज रह गई हो अभी भी इसके अलावा, तो आप मेरे लाल कमेंट में जरूर लिख दें कि गुरुजी यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, यहाँ पर ये नहीं आया। ओके, कल को मैं लाइव क्लास रखूंगा कोई सा टाइम आपका, और वो लाइव क्लास या तो आप संडे की रख लीजिए, सारे लोग, जब से आपने किसी ने कमेंट नहीं किया तो कमेंट करिएगा, जब भी लाइव क्लास चाहिए उसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी हल कराऊंगा। उससे जब लाइव होते हैं ना तो लाइव में आपको जो दिक्कत है वो सारी सॉर्ट आउट हाथों हाथ होती चल जाएंगी और समझ में भी बहुत बेहतरीन आएगा। तो मैं इस संडे को जो है आपकी लाइव क्लास चाह रहा हूँ, तो लाइव क्लास के लिए आप तत्पर रहे। हो सकता है या तो कल का टाइम लिख दीजिए, आपको सैटरडे की शाम हो जाएगी 7 बजे से, या परसों का टाइम 7 बजे से ले लीजिए। ओके, धन्यवाद सभी का।